वो बात करना बंद कर दें तो ये उपाय करें। डू दिस एट द साइलेंट ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कल्पना कीजिए कि आपका साथी एक वेंडिंग मशीन है। आप अपना सारा प्यार, देखभाल और प्रयास डालते हैं, लेकिन जब आप रिस्पॉन्स के लिए बटन दबाते हैं तो कुछ नहीं निकलता। डिसअपॉइंटिंग है ना? है ना? आखिर यही है साइलेंट ट्रीटमेंट जैसा महसूस होता है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट रिलेशनशिप के ब्लैक होल की तरह है जो रूम से सारी हैप्पीनेस चूस लेता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि आज हम आपको इस इमोशनल जेल से बचने के लिए जरूरी टूल्स देने जा रहे हैं। ये वीडियो मेरी पहले वीडियो जो दूसरे चैनल पर है कि कंटिन्यूएशन में है। पहले वीडियो का टाइटल था हाउ नार्सिसिस्ट यूजेस द साइलेंट ट्रीटमेंट, डील एंड रिस्पॉन्ड टू एंड इट फॉरएवर बिफोर इट इंपैक्ट्स यू। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ दिस प्रीवियस वीडियो। हमारे दूसरे इंग्लिश चैनल रिकवर थाईसेल्फ पर आपको और भी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस चैनल पर नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व और उनके साथ के रिश्तों पर 750 से ज्यादा इंपैक्टफुल वीडियोस हैं। रिकवर थाईसेल्फ पूरी तरह से नार्सिसिस्ट के व्यवहार, उनके पैटर्न और उनके साथ के रिश्तों के हर पहलू पर फोकस करता है। चाहे आप अभी भी नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में हो या आपने ब्रेकअप कर लिया हो, हमारे वीडियो आपको हर कदम पर गाइड करेंगे। हमने नार्सिसिस्टिक रिश्तों से जुड़े हर संभावित मुद्दे को गहराई से समझाने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल थ्राइव सेल्फ पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स पर वीडियो लाते हैं जो आपके रिश्तों को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे। याद रखें, एक क्लिक से रिश्ते में ट्रिक। क्या आपको पता है कि हम में से 65% लोगों ने साइलेंट ट्रीटमेंट का सामना किया है? ये इतना आम है कि शायद आपके आसपास के लोग भी इसका शिकार हो चुके हैं। पूरी तरह से लॉस्ट और अकेला फील करते हैं। ये एक डेजर्टेड आइलैंड पर होने जैसा है, वॉइड में चिल्लाना। लेकिन आज हम उस वॉइड को विक्ट्री में बदलने जा रहे हैं। आज का हमारा मंत्र है चुप्पी तोड़ो, रिश्ता जोड़ो। इस मंत्र को याद रखिए, क्योंकि ये आपको हर कठिन परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगा। नाउ लेट्स कवर ऑल 10 टूल्स। नंबर 1 टूल, साइलेंट ट्रीटमेंट एक इमोशनल सुनामी। एक रिसर्च के अनुसार लगभग 65% लोग किसी न किसी समय साइलेंट ट्रीटमेंट का सामना करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका पार्टनर अचानक एक इनविजिबल फोर्स फील्ड में चला गया हो, जैसे कि वो एक म्यूक फिल्म का किरदार बन गया हो जिसे आप देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, या फिर जैसे आप एक तरफा टेलीफोन कॉल पर हो जहां आप बोल रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। एक चौंकाने वाले रिसर्च के अनुसार लगभग 65% लोग किसी न किसी समय साइलेंट ट्रीटमेंट का सामना करते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि यह समस्या कितनी व्यापक है। आज हम बात करेंगे इस मौन युद्ध के बारे में और सीखेंगे कि कैसे इस इमोशनल बैटलफील्ड में विजय होना है। क्या आपने कभी सोचा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट एक तरह का इमोशनल सुनामी है? जैसे सुनामी पानी का एक विशाल दीवार बनाकर सब कुछ तबाह कर देता है, वैसे ही साइलेंट ट्रीटमेंट भी इमोशंस की एक दीवार खड़ी करके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन याद रखिए, हर सुनामी के बाद रिकंस्ट्रक्शन होता है। हमारा लक्ष्य है इमोशनल सुनामी से बचना, और अगर फिर भी आ जाए तो उससे डटकर मुकाबला करना। एक कपल की कहानी लीजिए। जब भी उनमें आर्गुमेंट होती, पत्नी कई दिनों तक पति से बात करना बंद कर देती थी। पति को ऐसा लगता था जैसे वो एक दीवार से बात करने की कोशिश कर रहा हो। यह सिचुएशन पूरी तरह से यह दिखाती है कि साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे एक इमोशनल सुनामी की तरह महसूस हो सकता है, जिससे एक पार्टनर आइसोलेटेड और कंफ्यूज्ड महसूस करता है। एक कपल की कहानी याद आती है। पति हर बार जब तनाव महसूस करता तो चुप हो जाता। पत्नी इसे अपनी गलती समझती और घबरा जाती। ये सिलसिला महीनों चला, जैसे कोई साइलेंट मूवी जिसमें दोनों एक्टर्स अपने अपने मोनोलॉग्स में खोए हुए थे।
लेकिन एक दिन पत्नी ने इस साइलेंस को तोड़ने का फैसला किया। उसने पति से पूछा, क्या हम इस चुप्पी के बारे में बात कर सकते हैं? बस इतने से उनके रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू हो गया। याद रखें, चुप्पी है जहर, बातचीत है अमृत। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। और अब एक छोटा सा, क्या आपको लगता है कि कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देना ठीक हो सकता है? क्या ये एक वैलिड कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है? इस पर अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। साइलेंट ट्रीटमेंट एक इमोशनल सुनामी की तरह होता है, आपको कंफ्यूजन में भिगो देता है और हवा के लिए हांफने पर मजबूर कर देता है। पर हाँ, कम से कम बैड ब्रेथ की चिंता तो नहीं करनी पड़ती है ना। अगली बार जब आपको चुप रहने का मन करे तो अपनी फीलिंग्स को इंटरप्रेटिव डांस के जरिए एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। विश्वास कीजिए, जब आप हवा में हाथ पैर मारेंगे तो गुस्सा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, अगर मैं आपको बताऊं कि कभी कभी, सिर्फ कभी कभी थोड़ी सी चुप्पी अच्छी हो सकती है, जानने के लिए बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इस चुप्पी के तूफान में शांत रहा जा सकता है। टूल नंबर 2, डोंट पैनिक, आपका इमोशनल लाइफ जैकेट। साइलेंट ट्रीटमेंट का प्रभाव शारीरिक दर्द के समान होता है, जो मस्तिष्क के उसी क्षेत्र को सक्रिय करता है जो फिजिकल पेन से जुड़ा होता है। जब कोई हमसे बात नहीं करता तो हमारा दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है। ये ऐसा है जैसे कि आप एक नाव में हो और अचानक से तूफान आ जाए। पैनिक होना नेचुरल है, लेकिन याद रखिए, पैनिक आपको डुबाएगा, काम आपको तैराएगा। मेरे एक दोस्त ने एक बार कहा था, जब मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती तो मुझे लगता है जैसे मैं कोई हॉरर मूवी में फंस गया हूँ। डर भी लगता है और सस्पेंस भी। हम दोनों इस बात पर हंस पड़े, क्योंकि कभी कभी हंसी भी हमारा सबसे अच्छा बचाव होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेस है। तो अपना इमोशनल लाइफ जैकेट पहनिए और याद रखिए, दिस टू शैल पास। या फिर जैसा मैं कहता हूं, चुप्पी है बादल, बात है धूप। एक कपल का केस शेयर करता हूं। वो नए नए शादी करके आए थे। पति को गुस्सा आता तो वो घंटों तक चुप रहता। पत्नी घबरा जाती और उसे लगता कि शायद शादी एक गलती थी। लेकिन फिर उसने एक तरकीब निकाली। जब भी पति चुप होता वो उसके पास जाकर कहती, मैं जानती हूं आप परेशान हैं, मैं यही हूं जब आप बात करना चाहें। धीरे धीरे पति का चुप रहने का समय कम होता गया। एक कपल की सिचुएशन पर गौर करें। जब पत्नी पति को साइलेंट ट्रीटमेंट देती थी तो उसका दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियोस चलने लगते थे। उसने इससे लड़ने के लिए खुद को याद दिलाना सीखा, ये टेम्पररी है, हमने पहले भी चैलेंजेस को ओवरकम किया है। शांत रहकर वो जब कम्युनिकेशन फिर से शुरू होती थी तो अंडरलाइंग इश्यूज को बेहतर ढंग से एड्रेस करने के लिए बेटर इक्विप थे। क्या आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे आप पैनिक को कंट्रोल करते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। क्या साइलेंट ट्रीटमेंट कभी कभी एक अच्छी चीज हो सकती है? क्या कभी कभी चुप रहना बोलने से बेहतर होता है? इस पर अपने विचार नीचे शेयर करें। इस तरह की कल्पना आपको याद दिलाती है कि शांत रहना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कोई कह सकता, आह, अपने पैनिक बटन में बचने की राहत। यह हमें सिखाता है कि इमोशनल चुनौतियों का सामना करते समय काम रहना हमारा सबसे बड़ा सहारा हो सकता है। जब आपका पार्टनर चुप हो जाता है तो आपका दिमाग हॉरर स्टोरीज लिखना शुरू कर देता है। पर याद रखिए, ये द शाइनिंग नहीं है, ये सिर्फ द क्वाइट निंजा है। अब आया आपका पैनिक बी गॉन चैलेंज। अपने पार्टनर के लिए एक फनी साइलेंट मूवी स्टाइल वीडियो मैसेज बनाइए। अगर आप चार्ली चैपलिन की मूंछ लगा लें तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब अपने दिमाग को एक झटका देने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप जानते हैं कि कुछ संस्कृतियों में चुप्पी को सम्मान के प्रतीक माना जाता है? चलिए इसके बारे में और जानते हैं। अब समय आ गया है एक महत्वपूर्ण सबक सीखने का। ये सब आपके बारे में नहीं है। टूल नंबर 3, इट्स नॉट पर्सनल। उनकी इनसिक्योरिटी का फन हाउस मिरर। रिसर्च बताती है कि साइलेंट ट्रीटमेंट एक रिश्ते को 40% तक कमजोर कर सकता है।
कभी कभी दूसरों का बिहेवियर हमें एक फन हाउस मिरर की तरह डिस्टॉर्टेड दिखता है। जैसे फन हाउस मिरर में हम खुद को विचित्र रूप में देखते हैं, वैसे ही कई बार दूसरों का बिहेवियर उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज का एक डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन होता है। याद रखिए, जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो वो अक्सर अपने अंदर के डर और असुरक्षा से लड़ रहा होता है। ये उनका इंटरनल फन हाउस है जिसमें वो खुद फंसे हुए हैं। जैसा मैं अक्सर कहता हूं, उनकी चुप्पी उनकी कहानी है, आपकी नहीं। मैंने ये मंत्रा हजारों सेशंस में दिया है। लोग जो करते हैं वो उनके बारे में ज्यादा बताता है, आपके बारे में कम। ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। ये एक ऐसा मंत्र है जो हर रिश्ते में काम आता है। एक कपल का सेशन बताता हूं। पत्नी हर छोटी बात पर चुप हो जाती थी। पति को लगता था कि वो उससे नाराज है, लेकिन जब उन्होंने काउंसलिंग सेशन में बात की तो पता चला कि पत्नी के बचपन में उसके विचारों को कभी महत्व ही नहीं दिया गया था, इसलिए वो चुप रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट करती थी। ये जानकर पति को अपनी पत्नी के व्यवहार को समझने में मदद मिली। क्या आपने कभी किसी के बिहेवियर को पर्सनली लिया और बाद में रियलाइज किया कि वो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स का रिफ्लेक्शन था? अपना अनुभव शेयर करें। साइलेंट ट्रीटमेंट का सामना करते समय ये याद रखना क्रूशियल है कि दूसरे व्यक्ति का व्यवहार अक्सर उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज या पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति ऐसे घर में बड़ा हुआ हो जहां उनकी ओपिनियंस को डिसमिस किया जाता था, वो साइलेंस का उपयोग एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कर सकता है। इसे समझने से आप सिचुएशन को पर्सनली लेने के बजाय एम्पैथी के साथ अप्रोच कर सकते। क्या हम हमेशा दूसरों के व्यवहार को पर्सनली ना लेने की कोशिश करें, या कभी कभी ये जरूरी है कि हम चीजों को पर्सनली लें? क्या हर चीज को ये मेरे बारे में नहीं है कह के टाल दिया जा सकता है, या सही है गलत? अपने विचार को कमेंट्स में बताएं। याद रखिए, जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो वो शायद अपनी इनसिक्योरिटी से जूझ रहा होता है। ये ऐसे है जैसे वो अपने अंदर के ट्विस्टर गेम में फंसे हुए हैं। लेफ्ट फुट डर पर, राइट हैंड चिंता पर। ये रहा आपका एम्पैथी एक्सपेंशन चैलेंज। अपने पार्टनर की इनसिक्योरिटी को एक कंपैशनेट लेटर लिखिए कि डार्लिंग, इनसिक्योरिटी में मैं आपको देख रहा या रही हूं, मैं आपको सुन रहा या रही हूं, तब भी जब आप चुप हैं, और मैं आपको एक झप्पी दे रहा या रही हूं। कैन यू? चलिए अब सीखते हैं कि कैसे इन भावनाओं की लहरों पर सर्फ किया जाता है। टूल नंबर 4, इमोशनल सर्फिंग। राइड द वेव, डोंट ड्राउन इन इट। लगातार साइलेंट ट्रीटमेंट का सामना करने वाले लोगों में डिप्रेशन का खतरा 3 गुना अधिक होता है। इमोशंस एक समंदर की लहरों की तरह होती है, कभी शांत, कभी तूफानी। साइलेंट ट्रीटमेंट के दौरान ये लहरें अक्सर तूफानी हो जाती हैं, लेकिन याद रखिए, एक अच्छा सर्फर तूफान में भी लहरों पर सवार होता है, उनमें डूबता नहीं है। मैं इसे इमोशनल सर्फिंग कहता हूँ। जब आपके इमोशंस की लहरें उठें तो उन पर सवार होने की कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए उन्हें, लेकिन उनमें बह ना जाइए। याद रहे, भावनाओं की लहर पर सर्फ करो, डूबो मत। एक बार मेरे क्लाइंट ने कहा था, जब मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं करता तो मुझे लगता है जैसे मैं एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे हूँ। मैंने उनसे कहा, तो फिर रोलर कोस्टर का मजा लीजिए, लेकिन याद रखिए ये राइड कभी ना कभी खत्म होगी। हम दोनों हंस पड़े, क्योंकि कभी कभी जीवन के उतार चढ़ाव को एक मजेदार राइड की तरह देखना ही सबसे अच्छा होता है। एक महिला के अनुभव का विचार करें। जब उसका पार्टनर चुप हो जाता था तो वो इमोशन से ओवरवेल्म्ड महसूस करती थी। उसने इमोशनल सर्फिंग का अभ्यास करना सीखा, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करती थी बिना उन्हें अपने एक्शंस को कंट्रोल देने के। इस अप्रोच ने उसे कठिन समय के दौरान अपना इमोशनल बैलेंस बनाए रखने में मदद की। इमोशंस वेव्स की तरह होती है। कभी आप एक जबरदस्त राइड पकड़ लेते हैं, कभी आप रेत खा लेते हैं। असली बात यह है अपने इमोशनल सर्फ बोर्ड को वैक्स्ड और रेडी रखने की। आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपके पास कोई स्पेशल टेक्निक है? हमें कमेंट्स में बताएं।
और अब क्या इमोशंस को ऑलवेज कंट्रोल करना सही है? क्या कभी कभी अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करना भी जरूरी नहीं होता? क्या हमेशा काम रहना ही बेस्ट अप्रोच है? अपने विचार शेयर करें। अब आया आपका इमोशन सर्फिंग चैलेंज। एक इमोशन ओशन प्लेलिस्ट बनाइए। हर बार जब आपको एक वेव आती हुई दिखे, प्ले दबाइए और डांस शुरू कर दीजिए। आइए अब देखें कि कैसे बनाया जाता है एक मजबूत संवाद का पुल। टूल नंबर 5, कम्युनिकेशन ब्रिज। बिल्ड इट इवन इफ दे वोंट क्रॉस इट। एक सर्वे के अनुसार 75% लोग मानते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट एक प्रकार का इमोशनल अब्यूज है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक ऐसी स्थिति है जहां कम्युनिकेशन का ब्रिज टूट जाता है, लेकिन याद रखिए एक अच्छा इंजीनियर टूटे हुए ब्रिज को भी फिर से बना सकता है। याद रखें, संवाद का पुल बनाओ चाहे दूसरा पार ना आए। आपका काम है कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाना, चाहे दूसरा व्यक्ति उस पर चले या ना चले। एक सिंपल मैसेज भेजिए, मुझे लगता है कि आप कुछ परेशान हैं, जब आप रेडी हो तो हम बात कर सकते हैं। ये मैसेज एक इनविटेशन की तरह है। आप दरवाजा खोल रहे हैं लेकिन उन्हें अंदर आने के लिए फोर्स नहीं कर रहे। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, बातचीत का दरवाजा खुला रखो लेकिन किसी को धक्का मत दो। मैं कई बार सेशन में कहता हूँ, कम्युनिकेशन एक तरह का डांस है। कभी कभी आपको लीड करना पड़ता है, भले ही आपका पार्टनर अभी डांस फ्लोर पे ना हो। ये बात मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक कपल का सेशन बताता हूँ। वाइफ जब भी नाराज होती तो दिनों तक बात नहीं करती थी। उसका पति शुरू में बहुत परेशान होता था, लेकिन फिर उसने एक नया तरीका अपनाया। वो हर दिन एक छोटा सा प्यार भरा नोट लिखकर वाइफ के लिए छोड़ देता। शुरू में वाइफ ने इन नोट्स को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे वो इन नोट्स का जवाब देने लगी। इस तरह उन्होंने फिर से कम्युनिकेशन शुरू की। कम्युनिकेशन ब्रिज बनाना तूफान में लाइट हाउस होने जैसा है। भले ही आपका पार्टनर उसे पार करने के लिए तैयार ना हो, ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बनाए रखने का आपका कंसिस्टेंट प्रयास स्टेबिलिटी की भावना प्रदान कर सकता है और अंततः उन्हें एंगेज करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जब आपका पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो, तब कम्युनिकेशन ब्रिज बनाना ऐसे है जैसे किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो जो सुन नहीं सकता। पर याद रखें, कभी कभी सिर्फ आपकी कोशिश ही काफी होती है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन का प्रयास किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? हमें कमेंट्स में बताएं। क्या साइलेंस भी एक तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है? क्या कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? अपने विचार शेयर करें। ये रहा आपका ब्रिज बिल्डर चैलेंज। कम्युनिकेशन की इच्छा के बारे में एक सिली पोएम या गाना लिखिए। अगर आप हिपोटामस शब्द को इसमें फिट कर पाए तो बोनस पॉइंट्स। अब वक्त आ गया इस चुप्पी को अपने विकास का साधन बनाने का। टूल नंबर 6, मी टाइम। टर्न साइलेंस इनटू पर्सनल ग्रोथ साउंड ट्रैक। साइलेंट ट्रीटमेंट के दौरान व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल 15% तक बढ़ सकता है। साइलेंट ट्रीटमेंट को अपने पर्सनल ग्रोथ का साउंड ट्रैक बनाइए। जब कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो ये आपके लिए मी टाइम का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सोचिए, अगर आपको एक दिन बिना किसी डिस्टरबेंस के मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कोई नई हॉबी शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, या शायद वो किताब पढ़ेंगे जो आप कब से पढ़ना चाह रहे थे। आई फील दिस टू एंड दिस इज व्हाई आई से टू ऑल, लाइफ में जो साइलेंस आती है वो आपको अपनी इनर वॉइस सुनने का मौका देती है। तो इस साइलेंस को अपनी इनर वॉइस सुनने का अवसर बनाइए। एक नॉन फैमिली मेंबर की कहानी याद आती है। एक बैंकर महिला की गर्लफ्रेंड अक्सर उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देती थी। शुरू में वो बहुत परेशान होती थी, लेकिन फिर उसने इस समय का उपयोग पेंटिंग सीखने में किया। आज वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट भी है। उसने मुझसे कहा था, उस साइलेंस ने मुझे मेरी पैशन ढूंढने का मौका दिया। जब एक युवक की गर्लफ्रेंड ने उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया तो वो शुरू में लॉस्ट महसूस करता था। हालांकि उसने इस समय का उपयोग सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए करने का फैसला किया। उसने एक नई भाषा सीखना शुरू कर दिया जो उसने हमेशा करना चाहा। इससे न केवल उसे साइलेंस से कोप करने में मदद की, बल्कि उसके सेल्फ एस्टीम को भी बूस्ट किया।
याद रखिए, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको खामोश कर सकता है या फिर आपकी इनर म्यूजिक को बजा सकता है। चुनाव आपका है। साइलेंट ट्रीटमेंट को अपने पर्सनल ग्रोथ का साउंड ट्रैक बना लीजिए। जब दुनिया चुप हो जाए तो अपने अंदर के डीजे को आवाज दो। क्या आपने कभी ऐसे मी टाइम का प्रोडक्टिव यूज किया है? क्या आपने किसी नई स्किल को सीखा या कोई नई हॉबी शुरू किया? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। क्या हमेशा पैटर्न्स को तोड़ना सही होता है या कभी कभी कुछ पैटर्न्स को एक्सेप्ट करना और उनके साथ एडजस्ट करना भी हेल्दी हो सकता है? अपने विचार बताएं। आज का मी टाइम चैलेंज ये है, अपने लिए एक सेल्फ डेट प्लान कीजिए, मूवी देखिए, फेवरेट खाना खाइए या फिर नया हॉबी की शुरुआत कीजिए। बोनस पॉइंट, अगर आप खुद के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। चलिए सीखते हैं कि कैसे खींची जाती है स्वस्थ रिश्तों की सीमाएं। टूल नंबर 7, बाउंड्री सेटिंग, योर इमोशनल फेंस फॉर ए हेल्दी रिलेशनशिप गार्डन। 85% रिश्तों में जहां नियमित रूप से साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल होता है, वहां ब्रेकअप या डिवोर्स का खतरा दोगुना अधिक होता है। बाउंड्रीज वो इमोशनल फेंस है जो आपके रिलेशनशिप गार्डन को हेल्दी रखती है। साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद जब कम्युनिकेशन फिर से शुरू हो तो ये आपके लिए बाउंड्री सेट करने का परफेक्ट टाइम है। अपने पार्टनर को बताइए कि उनका ये बिहेवियर आपको कैसे अफेक्ट करता है, लेकिन याद रखिए ये कॉन्वर्सेशन कोई ब्लेम गेम नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने गार्डन में एक नई फेंस लगा रहे हो, प्रोटेक्टिव लेकिन आक्रामक नहीं। एज ए रिलेशनशिप एक्सपर्ट आई ऑलवेज से हेल्दी बाउंड्रीज वो हैं जो आपको सुरक्षित महसूस कराएं लेकिन दूसरे को कैद में ना डालें। बाउंड्री सेट करना आपके रिलेशनशिप गार्डन के लिए एक इमोशनल फेंस बनाने जैसा है। ये आपको और आपके पार्टनर को एक स्वस्थ स्पेस प्रदान करता है जहां दोनों ग्रो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कपल ने ये बाउंड्री सेट की कि वो 24 घंटे से ज्यादा एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी डिसएग्रीमेंट हो। इससे उन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने और कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन रखने में मदद मिली। याद रखिए, बाउंड्रीज बनाना कोई सजा नहीं है बल्कि प्यार का एक एक्सप्रेशन है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। बाउंड्रीज वो इमोशनल फेंस है जो आपके रिलेशनशिप गार्डन को हेल्दी रखती है, पर याद रखिए फेंस इतनी ऊंची ना हो कि आप खुद ही पार ना कर पाए। क्या आपने कभी अपने रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट की हैं? क्या वो इफेक्टिव रही? अगर नहीं तो आपने क्या सीखा? अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। क्या हर रिलेशनशिप में एक जैसी बाउंड्रीज होनी चाहिए या हर रिलेशनशिप के लिए अलग बाउंड्रीज होनी चाहिए? क्या आप अपने दोस्तों और रोमांटिक पार्टनर के साथ एक जैसी बाउंड्रीज रखते हैं? अपने विचार बताएं। आज का बाउंड्री बिल्डर चैलेंज, अपने पार्टनर के साथ एक सेफ वर्ड डिसाइड कीजिए। जब भी कोई बाउंड्री क्रॉस हो बस वो वर्ड बोल देना। मेरा सजेशन है कानपुर, क्योंकि जब भी कोई कहे कानपुर आप दोनों हंस पड़ेंगे और टेंशन टूट जाएगी। आइए अब इस चुप्पी के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन, डिकोड द साइलेंट ट्रीटमेंट मोर्स कोड। 70% लोग साइलेंट ट्रीटमेंट को रिलेशनशिप में सबसे हानिकारक बिहेवियर मानते हैं। हर व्यवहार एक तरह का संदेश होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोर्स कोड। साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक तरह का इमोशनल मोर्स कोड है। आपका काम है इस कोड को डेसिफर करना। क्या ये बिहेवियर रेगुलरली होता है या कोई स्पेसिफिक ट्रिगर है? ये सवाल आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेंगे। मैंने एक बार एक सेशन में कहा था, बिहेवियर पैटर्न्स वो इनविजिबल थ्रेड्स हैं जो हमारे रिश्तों को बुनती हैं। अगर आप इन थ्रेड्स को समझ लें तो आप पूरे फैब्रिक को समझ सकते हैं। एक 40 साल के स्ट्रगलिंग डिजाइनर का सेशन शेयर करता हूँ। उसने नोटिस किया कि उसकी वाइफ हर महीने के अंत में उससे बात करना बंद कर देती थी। पहले उसे लगा ये कोइंसिडेंस है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि यह उस समय होता है जब बिल्स आते थे। जब उन्होंने इस पर बात की तो पता चला कि वाइफ को फाइनेंशियल स्ट्रेस से डर लगता था और वो इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। याद रखिए, पैटर्न रिकॉग्निशन आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, डिटेक्टिव नहीं। एक कपल्स के सेशन का किस्सा है। एक कपल में पति हर बार जब उसकी माँ का फोन आता था तो उसके बाद पत्नी से बात करना बंद कर देता था।
पत्नी को लगता था शायद वो उसकी माँ को पसंद नहीं करता, लेकिन असल में पति को अपनी माँ की बढ़ती उम्र और सेहत की चिंता होती थी और वो इस बारे में बात करने से डरता था। जब उन्होंने इस पैटर्न को पहचाना और इस पर खुलकर बात की तो उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया। क्या आपने कभी अपने या किसी और के बिहेवियर में कोई पैटर्न नोटिस किया है? उस पैटर्न को समझने में आपको कितना समय लगा और जब आपने उसे समझ लिया तो क्या बदला? अपना ऑब्जर्वेशन हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। क्या हमेशा पैटर्न्स को तोड़ना सही होता है? क्या कभी कभी कुछ पैटर्न्स को एक्सेप्ट करना और उनके साथ एडजस्ट करना भी हेल्दी हो सकता है? अपने विचार पर। समय आ गया है पेशेवर मदद के महत्व को समझने का। टूल नंबर 9, प्रोफेशनल हेल्प। योर रिलेशनशिप पेट क्रू। कपल्स थेरेपी लेने वाले 80% जोड़े कम्युनिकेशन इश्यूज, जिसमें साइलेंट ट्रीटमेंट शामिल है, को अपनी प्रमुख समस्या बताते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप एक रेस कार है तो प्रोफेशनल हेल्प उसकी पिट क्रू है। कभी कभी हम अपनी इमोशनल रेस में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो हमारी रिलेशनशिप कार को ट्यून अप करे। प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये दर्शाता है कि आप अपने रिश्ते को लेकर कितने कमिटेड हैं। एज ए कपल थेरेपिस्ट, I tell all my family and friends to must keep in touch with their counselor, क्योंकि थेरेपी एक ऐसी जगह है जहां आप अपने रिश्ते को सर्विस कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी कार की सर्विस कराते हैं। मैं एक मेरे दोस्त की कहानी शेयर करता हूँ। वो और उसकी पत्नी लगातार साइलेंट ट्रीटमेंट के साइकिल में फंसे हुए थे। उन्होंने एक कपल थेरेपिस्ट से मदद ली। थेरेपिस्ट ने उन्हें कम्युनिकेशन के नए टूल सिखाए और उनके अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस किया। आज वो एक हैप्पी और हेल्थी रिलेशनशिप में है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक यंग कपल जो शादी के पहले साल में ही लगातार लड़ाई झगड़े कर रहे थे, उन्होंने एक रिलेशनशिप काउंसलर से मदद ली। काउंसलर ने उन्हें सिखाया कि कैसे एक दूसरे की बात सुने, कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें बिना दूसरे को ब्लेम किए, और कैसे कॉम्प्रोमाइज करें। धीरे धीरे उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी और आज वो एक मजबूत और प्यार भरे रिश्ते में है। याद रखिए, प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस का साइन नहीं बल्कि स्ट्रेंथ और कमिटमेंट का प्रूफ है। प्रोफेशनल हेल्प लेना आपके रिलेशनशिप कार की सर्विसिंग कराने जैसा है। जैसे एक मैकेनिक आपकी कार के अंडरलाइंग इश्यूज को ठीक करता है, वैसे ही एक थेरेपिस्ट आपके रिलेशनशिप के डीपर प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी रिलेशनशिप काउंसलिंग ली है? अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि इससे मदद मिली? अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो अपना अनुभव शेयर करें। और अब क्या हर कपल को, चाहे उनके रिश्ते में कोई मेजर प्रॉब्लम हो या ना, रेगुलर थेरेपी लेनी चाहिए? क्या ये एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है या फिर ये ओवर एनालिसिस का कारण बन सकता है? अपने विचार बताएं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना ख्याल रखना। टूल नंबर 10, सेल्फ केयर। Your emotional oxygen mask। रेगुलर सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस अपनाने वाले लोगों में साइलेंट ट्रीटमेंट का प्रभाव 50% कम होता है। याद है वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो फ्लाइट में दी जाती हैं? अपना ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। रिलेशनशिप्स में भी यही रूल अप्लाई होता है। सेल्फ केयर आपका इमोशनल ऑक्सीजन मास्क है। साइलेंट ट्रीटमेंट के दौरान अपने इमोशनल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको पीस देती है। इन अवर सेल्फ अवेयरनेस रिट्रीट्स एज ए काउंसलर आई ऑलवेज से, सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, ये आपके रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। जब आप खुद की केयर करते हैं तो आप दूसरे को भी बेहतर केयर कर पाते हैं। मुझे एक लेडी का सेशन याद आता है। उसके हस्बैंड का साइलेंट ट्रीटमेंट उसे बहुत अफेक्ट करता था। उसने एक जर्नल शुरू किया जहां वो अपने फीलिंग्स लिखती थी। साथ ही उसने योगा क्लासेस ज्वाइन की। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वो इस सिचुएशन को बेहतर हैंडल कर पा रही थी। एक व्यक्ति की कहानी पर गौर करें जिसका पार्टनर अक्सर साइलेंट ट्रीटमेंट देता था। इससे निपटने के लिए उसने सेल्फ केयर को प्रायोरिटी बनाया।
उसने रोजाना मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना शुरू किया और एक जर्नल में अपनी फीलिंग्स लिखने लगा। इन सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस ने उसे न केवल इमोशनल बैलेंस मेंटेन करने में मदद की, बल्कि उसे अपने पार्टनर के बिहेवियर को बेहतर ढंग से हैंडल करने का कॉन्फिडेंस भी दिया। धीरे धीरे उसके इस पॉजिटिव चेंज ने उसके पार्टनर को भी अपने बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करने के लिए इंस्पायर किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक युवक को जो अपने पार्टनर के साइलेंट ट्रीटमेंट से परेशान था, ने अपने लिए एक नया हॉबी शुरू किया, गार्डनिंग। हर बार जब उसका पार्टनर उससे बात नहीं करता था, वो अपने प्लांट्स की देखभाल करता था। इससे न सिर्फ उसे शांति मिलती थी, बल्कि उसने अपने इमोशंस को बेहतर समझना भी सीखा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका पार्टनर भी उसके इस नए शौक में इंटरेस्ट लेने लगा, जो उनके बीच एक नया कनेक्शन बन गया। याद रखिए, सेल्फ केयर एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है, खासकर टफ टाइम्स में। आप स्ट्रेस के समय में सेल्फ केयर कैसे प्रैक्टिस करते हैं? क्या आपके पास कोई स्पेशल रिचुअल या एक्टिविटी है जो आपको काम करती है? अपने फेवरेट सेल्फ केयर टिप्स हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। क्या सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस में कोई फाइन लाइन है? कैसे पता चले कि हम सेल्फ केयर कर रहे हैं या फिर सेल्फिश हो रहे हैं? क्या कभी कभी थोड़ा सेल्फिश होना भी जरूरी है? अपने विचार बताएं। इस सीरीज के साथ हमने साइलेंट ट्रीटमेंट के विभिन्न एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया। याद रखिए, हर रिलेशनशिप एक जर्नी है और हर चैलेंज एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि जब आप इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनाते हैं तो नार्सिसिस कैसा महसूस करेंगे, तो मेरे रिकवर थाई सेल्फ चैनल पर ये वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो का टाइटल है गाइड फॉर टेक्टफुल कम्युनिकेटिंग विद नार्सिसिस्ट, हाउ टू सेट अप 5 बाउंड्रीज इन कम्युनिकेशन। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। याद रखिए, चुप्पी तोड़ो, रिश्ता जोड़ो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।